हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। रुक्मिणी का 2200 क्वेश्चनों का जो सेट है उसका सॉल्यूशन। पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल आपका है टंकन से एक मिक्स मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यदि दो टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकनों की आवश्यकता? दो टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं। इसका सिंपल है, ये सब जो टंकनों की संख्या है, जो टाइपिंग की संख्या है, टंकन 2 हैं, यानी टाइपिंग जो मशीन है 2 हैं। अब 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है। 2 टाइपिस्ट होगा, टंकन यानी टाइपिस्ट मानिए। 2 टाइपिस्ट 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं और 10 मिनट में 20 पेज टाइप करना है। 2 टाइपिस्ट 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं। हाँ, तो मुझे निकालना है अगर कि 20 पेज टाइप करने के लिए, यानी काम को नीचे रखते हैं और कितने टंकन, यानी टंकन की संख्या हम 1 मान लेंगे, 10 मिनट में कर देंगे। तो भैया 10 मिनट जो समय है उसको इधर रखें। इस तरह से निकालने से आंसर आ जाता है। लेकिन सवाल है कि सर ऐसा क्यों क्यों टंकन जो है, टाइपिस्ट जो है, वो यहाँ रख रहे हैं समय यानी टाइम को जो मिनट में दे रखा है उसको यहाँ रख रहे हैं। व्यक्ति जो है यानी मैन है उसको यहाँ रख रहे हैं और फिर इधर में भी वही मैन और टाइम को रख रहे हैं। क्यों ऐसा? और जो कार्य है कि कितना पेज टाइप करता है, वर्क को नीचे रख रहे हैं। वर्क हमेशा नीचे क्यों रहता है? आपको ध्यान होगा कि मैन, डे, आवर, ये सब सभी जो हैं समानुपाती हैं वर्क के। ठीक है, मैन, डे, आवर सभी समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं किसके? वर्क के। क्यों प्रोपोर्शनल है? कि जितना ज़्यादा आदमी होगा उतना ज़्यादा काम होगा। समानुपाती हो गया, जितना ज़्यादा आदमी उतना ज़्यादा काम। जितना दिन तक आदमी करेगा काम उतना ज़्यादा काम होगा। जितने समय के लिए व्यक्ति काम करेगा उतना ज़्यादा काम करेगा। इसीलिए ये सब सारे टर्म एम, डी और एच सभी वर्क के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए आपको जब कांस्टेंट लिखते होंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लिखते होंगे तो ये आता होगा, आपको पता होगा कांस्टेंट में जो समानुपाती है वो नीचे रखाता है। यानी कि एम, डी और एच के नीचे में वर्क होगा और यही M1 D1 H1 W1 लिखते होंगे और M2 D2 और H2 और बटा में W2 लिखते होंगे। यही वजह है ये सब सारे वर्क को ज़्यादा करने में ये मदद करते हैं। यानी ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा दिन तक आदमी काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो प्रोपोर्शनल है और ये इसको इस फॉर्मूले पर लिखते थे। इसीलिए कई बार आप पूछते भी होंगे अपने शिक्षक से कि सर बताइए ये दोनों बराबर क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैन यानी कि जो टंकन कर रहा था वो, और समय को ऊपर रखा हमने। मैन और जो टंकन कर रहा था, जितना मैन और वो समय, मैं आदमी की पूछ रहा है कितने टंकनों की आवश्यकता होगी, कितने टाइपिस्टों की आवश्यकता होगी, तो 1 मान लिए। और ऊपर में रखना है सब व्यक्ति, समय, ये सब चीज़ों को जो बढ़ाते हों काम को, जल्दी करते हों काम को, ज़्यादा काम को करेंगे, ज़्यादा काम को करेंगे वो। और वर्क को नीचे रखेंगे। काम क्या था? पृष्ठ टाइप करना। तो मुझे लगता है कि इसमें कॉन्सेप्ट के आधारित आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर रिजल्ट हो जाता 5 दूना 10। वैसे तो ये 0 से 0 कट रहा है, आपको दिखेगा 10/2 बराबर x/2, 2 कैंसिल, x/10। आंसर इसका हो जाएगा 10 टंकन, जो कि ये पहला सवाल का जवाब है। 10 टंकन यानी सी आंसर होगा इसका। अगला सवाल, 6 संख्याओं का औसत। सबसे पहले औसत समझिए। औसत मतलब एवरेज। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग यानी सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसीलिए इसको लिखते हैं एवरेज बराबर संख्याओं के योग को, सम को एस से कहेंगे और संख्याओं की संख्या को एन से। कभी भी अगर मुझे सभी संख्याओं का योग यानी एस निकालना है, एवरेज में एस को एन संख्याओं से गुना हो जाएगा। एवरेज में संख्याओं से गुना हो जाएगा और आप निकाल लेंगे।
अब ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को ज़रा सा समझिए। सवाल कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित किया जाए। यानी कि संख्याओं का योग क्या होगा? योग होगा, और योग को 3 से वर्ग से भागा देना है। योग होगा क्या? एवरेज यानी 4.5 इंटू 6 और बटा 3 का स्क्वायर, यही आंसर होगा। आंसर निकालना है अगर, तो क्या करना है? सभी संख्याओं के योग को 3 के वर्ग से विभाजित करना है। यानी प्रश्न दूसरा का आंसर हो जाएगा हमारा ये 45 गुने 4.5 गुना 6 की जगह 27 आएगा, और अपॉन 9 की जगह 3 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे हैं ये बात? बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है, और इस पर सवाल आपको पूछते रहता है, एवरेज का निकालना है। बाकी एवरेज का जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार से हम थ्योरी बेसिक भी करते रहेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे। प्रश्न अगला देखते हैं। समझ पा रहे हैं बात? इसको आपको बेसिक चीज़ों से सवाल पूछता है बिहार एसएससी में, इसलिए क्वेश्चन जो प्रीवियस हैं वो एकदम बेसिक हैं, ये प्रीवियस ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अगला कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है, दो संख्याएं हैं कोई, उनका अंतर 1365 है, यानी कि एक संख्या दूसरे से 1365 अधिक है, अंतर 1365 है, ठीक। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, भागफल 6 आएगा और शेषफल 15 आएगा। हमारा पहले तो दे रखा है कि बड़ी संख्या को छोटी, हम बड़ी संख्या मान लेते हैं ए और छोटी संख्या बी। एक कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे सवाल खूब पूछता है। दोनों संख्याओं के अंतर दिया है, बड़ा में से छोटा का अंतर आ रहा है हमारा 1365, और अगला कहता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, बड़ी संख्या आपका दिया हुआ है ए और छोटी संख्या दिया हुआ है बी। ये कह रहा है कि अगर ए में बी से भागा दोगे तो आपको भागफल 6 आएगा, क्वोशिएंट 6 आएगा और रिमाइंडर 15 बचे, फल 15। आपको पता है ना कि इससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको क्वोशिएंट, यानी भागफल जो होता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, रिमाइंडर होता है आर बोलते हैं, डिवाइजर मान लो डी, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो कैपिटल डी मान लो। तो कैपिटल डी बराबर, इसको भाज्य बोलते हैं हिंदी में, और इसको भाजक डिवाइजर, और इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है, भागफल, और इसको शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। तो डी बराबर होता है, जानते हैं, इन दोनों का गुणनफल, डी इंटू क्यू और प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर संख्या निकालना होगा, यानी कि मुझे ए लिखना होगा, तो ए बराबर लिखना होगा 6 गुने बी 6b प्लस 15 लिखना होगा, ठीक है। और मुझे निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात करें। मैं क्या करूँगा, छोटी संख्या मेरा b निकालना है, तो b के टर्म में लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए तो a बराबर भी निकल जाएगा b प्लस 1365, ये b उधर चला गया है ना। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, दोनों को लिख सकता हूँ 6b प्लस 15 बराबर b प्लस 1365। 15 घटेगा इसमें से तो मिलेगा 1350, और ये 5b, और b बराबर मिलेगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 270। छोटी संख्या मेरा जो मिला वो 270 मिला, जो कि आंसर में बी है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि सारे सवालों का जवाब आपको बड़े कम शब्दों में मिल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है। कभी कभी गुणांक भी बोलता है, ये भाजक को गुणांक भी बोलता है कहीं कहीं, भाज्य, और ये भागफल, भागफल जितने बार में लगता है, शेषफल जो बचता है घटा के, शेषफल हमेशा छोटा होता है किस डिवाइजर से, जीरो से बड़ा होता है। आर के बारे में पढ़े सुने होंगे कि ये जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग दे रहे हों उससे छोटा होता है। ये तमाम बातें भाग के संबंध में था, जो कि सबको जानना चाहिए और जानते भी। आगे देखते हैं सवाल, ठीक है। ये आगे का सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4।
44,806 को यदि निकटतम हजार में बदलें तो क्या होगा? एकदम बेसिक सवाल। निकटतम हजार में बदलें तो क्या होगा? यानी कि हजार का मतलब कि 4 4 8 2 6 है। हजार वाले टर्म कहाँ से शुरू हो रहे हैं? यहाँ से ये टर्म शुरू हो रहे हैं, अर्थात इन्हीं तीनों को हटाना है हमको और हजार के टर्म में बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हटाइएगा ये जो होगा ना, ये वाला टर्म राउंड ऑफ में सीखेंगे। अगर 5 से अधिक है बाकी को ख़त्म कर देते हैं और ये पीछे वाला को एक बढ़ा देते हैं। जैसे ये 5 से अधिक है, 8 है, तो इधर भुला ही जाएंगे क्या है, ये 8 है ना, तो इसको एक बढ़ा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 45206। यानी कि निकटतम जो होगा तो 45,000 होगा इसके नज़दीक। तो अच्छा, 1 मिनट, 44,805 को यदि निकटतम हजार में बदलना है। अब आप कहिएगा कि सर 44,800 भी तो है ज़्यादा नज़दीक में। जी नहीं, हजार में बदलना है तो आपको निश्चित तौर पर ऑप्शनों में 45,000 या ऐसे भी 45,000 हो जाएगा। तो कहीं कहीं लिखने में त्रुटि होता है तो उसको समझा करिए, यानी कि ये होगा आपको। अगर मान लीजिए कि ये रहता सर 44,300, इसको निकटतम हजार में बदलना होता है, या 399 रहता है ऐसा कुछ, और निकटतम हजार में, तो इसको देखना है ये क्या है। ये जो हजार वाले स्थान पर है वो 3 से क्या है, 5 से क्या है, छोटा है, तो इसको हजार तक लिखेंगे तो 44 और 30 लिखेंगे। लेकिन इसको हजार तक लिखेंगे तो 45,000 लिखेंगे। आंसर इसका होगा बी। ठीक है, पढ़ता हूँ अगला। 4 प्रथम विषम, देखो मैं बता चुका हूँ या जानते होंगे आप सब लोग, आपके सर बताए होंगे कि n प्रथम n, प्रथम जरूर, लगातार प्रथम n सम संख्या, ये n विषम संख्या का योग जो होगा वो होगा n का पावर n। यानी अगर कह रहा है 4 n का पावर 2, यानी कि अगर कह रहा है कि 4 का विषम का योग, तो यहाँ पर 4 का पावर 2 आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। ठीक है, और वैसे भी अगर काउंटिंग नहीं समझ में आता है कि ये कैसे हुआ, तो आपको बताया गया है कि प्रथम 4 विषम संख्या 1 3 5 7 है। अब इसका कैसे सम निकाल, इसका सम जोड़कर, वैसे तो डायरेक्ट जोड़ दे सकते थे इसको, ये 7 1 8 8 8 16 हो गया, 16 को 4 का पावर 2 लिखते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या रहेगा तो परेशान नहीं होना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करना है और जितना है उससे गुना कर देना है। जितना सम संख्या था 4 से गुना कर देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू एवरेज सम होता है। सम बराबर आपने पढ़ा ना, सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 एवरेज होता है, और गुने कर दीजिए संख्या तो हमारा औसत निकल जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आया है, ये कर सकते हो आप कि आप यहाँ पर इसी क्वेश्चन को बना सकते हो फर्स्ट। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको ये वाला पता है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1 + 7 बटा 2 कर दीजिए, और कितनी संख्या थे, 4 संख्या थे, तो 4 से गुना कर दीजिए। ये भी 4 और ये 4, 4 चौका या 4 का। तो इसमें समझ पा रहे हैं एवरेज का एक और नियम है क्या, कि भैया लगातार संख्या में फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 और जितना संख्या है उससे गुना कीजिए। लेकिन अगर विषम संख्या देता है तो ये याद रखना है आपको, विषम संख्या के लिए प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n²। ठीक है, पढ़ता हूँ अगले सवाल में। अब कह रहा है कि ये तो खैर आसान था, 2 × 3 + 4 का गुणनफल क्या होगा, 2 और 3 + 4 का गुणनफल होगा 2 × 3 + 4 2 × 4, क्योंकि ऑप्शन किस में है, ये एक्सपेंड करते हैं, विस्तृत रूप में लिखने पर ऐसे आता है तो वही लिखा हुआ है, यानी डी आंसर होगा इसका, डी आंसर है। और लिखेंगे 2 × 3 + 2 × 4। ठीक है, आगे का सवाल दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन कि 7 नंबर सवाल है कि यदि इस संख्या को 1 से n तक,
यदि एक संख्या को 1 से n तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग क्या होगा। आपको बचपन में देखे होंगे कि आप 6-7 तक, 5 तक तो टेबल याद रहता था, 6, 7 और 8 का भी याद कर लेते थे। 9 का सबसे टफ पड़ता था। तो 9 के लिखने के तरीके बताए होंगे बचपन में सर। क्या करो, 9 का पहाड़ा लिखना है यदि, तो बड़ा आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो और फिर इधर क्या करिए कि उल्टा लिख दीजिए घटते क्रम में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये आप देखेंगे तो 9 का टेबल तैयार हो गया। और याद होगा आपको, अगर बचपन में ये इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझे होंगे तो ये 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौका 36, आप ये 9 का टेबल आ गया होगा ऐसे लिखने से। और साथ ही साथ हर एक टर्मों का योग आपको देखिएगा तो 9 आता होगा। ठीक है, तो उसी बचपन वाले क्वेश्चन का एक फॉर्म दे दिया गया यहाँ पे। पूछता है भाषा में आपसे, सबका योग देखो 9 9 आ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, एक बात बताइए, 1 से 9 तक के गुना करने पर, यानी कि 1 गुने कीजिए, उसमें 2 गुने कीजिए, 3 गुने कीजिए, 4 गुने कीजिए, 5 गुने कीजिए, ऐसा करते करते 9 गुने तक कीजिए और देखिए कि सब में प्रत्येक दशा में इस अंक बराबर आते हों। तो कौन सी ऐसी संख्या है? 9 है। अंकों का योग प्रत्येक दशा में क्या होगा? योग प्रत्येक दशा में, अंकों का योग प्रत्येक दशा में बराबर होगा। तो ये 9 है, तो 9 का योग तो 9 ही, 9 दूनी 18 के अंकों का योग वही 9 9 9 9 9 तिया 27 के अंकों का योग 7 2 9 आ रहा है ना सब, 7 6 3 9 5 4 9, ये सभी के अंकों का योग क्या होता है? 9 होता है। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा होता है एक 9 के टेबल में। आपको देखिएगा तो सभी के अंकों का योग बराबर होगा। यानी 9 से अगर 1 से लेके 9 तक के गुना करेंगे, 10 तक के गुना कर 9 तक के गुना करेंगे तो अंकों का योग, या 10 तक के गुना करेंगे तो अंकों का योग कितना होगा? गुना करके जो आया होगा उनके अंकों का योग क्या होगा? 9 होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यानी कि इसका आंसर 7 का आंसर होगा बॉल। 7 का आंसर होगा क्या? बॉल आंसर होगा। 8 का देखिएगा, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। देखो अब वैसे सभी अंकों के 2 गुणनखंड हैं, 0 के भी, 10 के भी, 5 के भी 2 गुणनखंड हैं। 10 के तो खैर 1 गुने 2 गुने 3 भी कर सकते हैं। 0 के तो अनंत संख्याएं गुणनफल हैं, इसको साथ 0 गुने कोई भी नंबर कर सकते हैं। 5 7 8 सब 0 ही होता है। 3 कुछ भी, बहुत सारे हैं। 5 को भी लिख सकते हैं 1 गुने 5, लेकिन 1 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुणनखंड में। 1 भी खुद है और 1 भी खुद है, इसीलिए इसको नहीं लिख सकते। 1 गुने 1 लिखेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। इसलिए एक ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं, वो 1 ही होता है, दोनों बराबर होता है। और यही वजह है कि 1 को अभाज्य संख्या के श्रेणी में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर जो है, अभाज्य संख्या है, वो उसके 2 गुणनखंड कम से कम होने चाहिए। एक तो वह खुद और दूसरा 1। अब 1 के केस में होता है कि वो एक भी गुणनखंड नहीं होता, 1 खुद भी खुद है, इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अब कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी योग का फॉर्मूला बताए आपको। योग का फॉर्मूला क्या है? योग का फॉर्मूला है एवरेज गुने एन। या तो इससे बनाइए, या तो आप एपीजीपी वाला फॉर्मूला एसएन बराबर लिखिए ए प्लस एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे करेंगे इसको आप जरा देखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लिए। प्रथम 25 सम संख्या का, इवन नंबर का योग पूछ रहा है। तो देखो सीरीज क्या होगा सम संख्या का? 25 का, तो 2 होगा, 4 6, और ऐसे करते करते कहाँ तक होगा? 50 तक। चूंकि दूसरा विषम संख्या 4 है, तीसरा 6 है, तो 25वां 50 होगा, दुगना होगा। अब कहता है कि एवरेज निकालिए। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और संख्या कितने हैं? 25। ये हो जाएगा 26 गुने 25, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 दूना 50, यानी कि 650 इसका आंसर हो रहा है। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा एसएन। एसएन यानी सम ऑफ एन टर्म। कैसे? तो n बटा 2 यानी 25 बटा 2 कर दीजिए।
फर्स्ट यहाँ पर 2a होगा, फॉर्मूले में गलती, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखिए 2 गुने a यानी 2 गुने 2, a की जगह पर 2 है, पहला टर्म a होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इनका यहाँ पर डिफरेंस होता है, जो भी आ जाए 2 है, और सम कितना ये nth टर्म होगा, सो l लास्ट टर्म जो है सो कौन है, तो 2 गुने 2 और प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 और गुने d हमारा 2 आ रहा है। इस तरह से देखिएगा तो 25/2 और 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 49 दूनी 98, 98 और 4 102 हो जाएगा, 102/2, 50 टर्म नहीं है यहाँ पर, टर्म है टोटल 25 टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है। देखो n बराबर 25 लेकिन लास्ट टर्म बराबर कितना 50, तो 25 माइनस 1 यानी कि 24 दूनी 48, 48 और 4 52, 52 का आधा 26, वही आंसर आएगा। मुझे लगता है कि ये वाला ऐसे में इवन और ऑड वाला में ये बेहतर काम करता है। आप दोनों में से किसी तरीके से निकाल सकते हो। आई होप कि ये वाला सम समझ में आता हो। ये एपी के लिए सम है, एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का। अब क्या है समांतर श्रेणी, जब इस पर आधारित सवाल होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे और, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि सवाल है 25 सम संख्या, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। देखो अभी बताए कि प्रथम n, अभी बताएं यहाँ पर क्वेश्चन, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या है। फिर एक सवाल दे दिया प्रथम 20 विषम संख्या का योग, तो क्या लिखेंगे आप, 20 का पावर 2 लिख देंगे, 20 विषे 400 या 20 का पावर 2 ही आंसर है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 20 के पावर 2, आंसर हो जाएगा बॉल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इस तरह के सवाल मैं केवल आज ये वीडियो दे रहा हूँ कि आपको समझ पाओ कैसे आखिरकार सवाल हम आपको ख़त्म करवाएंगे। रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक है तो कंप्लीट ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप बनाते जाइए, प्रश्नों को मिलाते जाइए, सवाल को देखते जाइए कि कौन से सवाल कैसे हैं। लगभग सभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए आगे का सवाल 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल कह रहा है, एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है, फर्स्ट स्टॉल, सेकेंड और 3 स्टॉल लगे हुए हैं। प्रत्येक स्टॉल पर वह, देखो मैं सवाल जब बता रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि आपको सवाल पढ़ा होना चाहिए पहले और उसको बनाए हुए होना चाहिए बढ़िया से, आप उसमें देखा होना चाहिए कि सवाल आप कैसे बनाए। फिर मैं देखिएगा यहाँ पर प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया एंट्री शुल्क देता है, मतलब कि एंट्री शुल्क दिया 1 रुपया, तब घुसा 1 रुपया देके, और फिर खर्च किया, आधा धन खर्च करता है, जितना खर्च है उसका आधा धन जो है उसका आधा धन खर्च करता है, फिर 1 रुपया शुल्क देकर बाहर चला जाता है। फिर ऐसे ही अगला में जाता है, वहाँ भी एंट्री करता है, फिर खर्च करता है और फिर बाहर निकल जाता है 1 रुपया देके। फिर वैसे ही जो बचता है उसका आधा खर्च करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंत तक उसके पास 3 रुपया शेष बचते हैं, यानी कि 3 स्टॉलों पर जाता है, यानी फिर यहाँ एंट्री शुल्क दिया होगा, खर्च किया होगा, जितना बचा होगा उसका आधा, और फिर बाहर 1 रुपया देके निकला होगा, और अंतिम में बचा, अंत में इसके पास बचा है कितना, 3 रुपया। यही बात है। अब रिवर्स कीजिए, कभी भी ऐसा हो कि अंतिम में 3 बचा है, इसको रिवर्स करेंगे कैसे। आपको 3 तब बचा होगा जब एक एंट्री फी ये निकलने का फी दिया होगा, तब 3 बचा होगा, यानी पहले से 1 जुट गया हो, मतलब 1 पहले से ज़्यादा रहा होगा, निकलते वक्त पहले से ज़्यादा रहा होगा तो 1 दे दिया होगा तो 3 बचा होगा, और फिर ये जो बचा होगा आधा होने पर बचा होगा, इसीलिए इसको दुगना कीजिए, और फिर एंट्री के वक्त 1 रुपया दिया था, यानी कि फिर 1 लिखिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट से कर लीजिए, फिर ध्यान दीजिए प्लस, फिर ध्यान दीजिएगा प्लस और 1 और गुना कीजिएगा 2 से और फिर +1 कीजिएगा, यानी कि अगर खर्च कर रहा है 1 और आधा हो रहा है तो आपको उल्टा करना है, आधा हो रहा है तो दुगना करना है
और एक खर्च हो रहा है तो जोड़ना है, प्लस करना है, कमी हो रहा है तो प्लस करना है, रिवर्स जाएंगे तो पीछे से जा रहे हैं तो। और यानी कि पहला स्टॉल पर इतना लेके घुसा था, घुसने के बाद एक खर्च हो गया होगा, फिर आधा हुआ होगा, फिर एक निकलते वक्त पहला, दूसरा में इतना, दूसरा में क्या तो एक, दूसरा में क्या तो एक, और फिर जो बचा होगा उसको दुगना हुआ होगा फिर निकलते वक्त, तीसरा का एक अंतिम बार, फिर यहाँ पर एक, तीसरा में एक पहले निकलते वक्त दिया होगा, फिर गुने 2 कीजिए, फिर गुने 2 कीजिए और फिर +1 कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको शुरुआत वाला पैसा निकल जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? पहला अंतिम में देखो, यहाँ पर अंत में है, अंत में यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट यहाँ पर यानी कि यानी तीसरे घर में के पास था ये, और यहाँ से यहाँ तक चौथे घर के, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 1 रुपया निकलते वक्त फिर दुगना करेंगे और फिर एक बाहर, फिर एंट्री के समय जोड़ेंगे। जो जितना खर्च हो रहा है उसको जोड़ना है, प्लस लिखना है, और जो आधा हो रहा है उसको दुगना करना है। बस यही सिस्टम लाना है, और अंतिम में ये वाला, ठीक है। इस तरह से करके देखिए, 3 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9 + 1 × 2, 9 + 1 लिख लीजिए, 9 + 1 और यहाँ पर 2 + 1, तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 9 दूनी 9 1 10, 10 दूनी 20 और 1 21। अब ये जो 21 आ गया, उसके बाहर में भी +1 है और फिर गुना है 2 से, और फिर +1 है, यही ना बात है। तो 9 दूनी 9 और 1 10, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 + 1 22, 22 दूनी 44 और +1 45। आपको अगर बढ़िया से देखिएगा तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 45 आंसर आएगा। यानी शुरुआत में वो 45 लेके चला था, शुरुआत में वो 45 रुपया लेके चला था। रह गई बात कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप। 45 अगर लेके चलेंगे और 1 रुपया एंट्री फी देंगे तो आपको 45 में से 1 जाएगा, 44 बचेगा, 44 का आधा खर्च कर देंगे यानी 22 खर्च कर देंगे, ठीक है। बच गया होगा 22, 22 में से 1 निकलते वक्त दीजिएगा तो फिर 21 रुपया बचा होगा। यानी कि अगले पास 21 रुपया लेके जा रहे हैं गेट पे, फिर 1 रुपया वहाँ एंट्री लगेगा, यानी बच जाएगा 20, 20 का आधा यानी 10 दे देंगे आप, 10 खर्च होगा तो बचेगा 10, निकलते वक्त 1 रुपया निकल जाएगा, यानी कि 10 में से 1 गया, 9 बच गया। फिर 9 लेके हम तीसरे स्टॉल के पास जाते हैं, 9 में से 1 रुपया एंट्री फी लग जाएगा, बच जाएगा 8, 8 का आधा जमा कर देंगे यानी आधा खर्च हो जाएगा, यानी कि 4 रुपया खर्च हो जाएगा, बचेगा 4। अब 4 बचा है, उसमें से 1 रुपया निकलते वक्त देंगे, 3 रुपये बचा, वही अंत में 3 रुपया बचा हुआ था। तो कभी भी इस तरह के सवालों में एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहला बात कि अगर खर्च हो रहा है तो जुटेगा और आधा हो रहा है तो पलट के गुना होगा, ये समझिएगा इस सवाल से। फिर आगे में सवाल ऐसा मिलेगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इस सवाल में इतने ही, अगले वीडियो में ध्यान देंगे, आगे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। आज मैं शुरू कर दे रहा हूँ, हर दिन एक एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, 2-2 वीडियो, कभी कभी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो 4-4 5-5 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आज से शुरू किया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।